गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले 3 वीडियो मैंने स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बनाए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने स्विट्ज़रलैंड की संघीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आज का वीडियो हमारा होगा स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार का, यानी स्विट्ज़रलैंड में जो सरकार है यानी कार्यपालिका है वह बहुल कार्यपालिका है और अपनी एक विलक्षण स्थिति स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार के द्वारा रखी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार के बारे में। बच्चों, अभी तक हमने संसदीय शासन एवं अध्यक्षीय कार्यपालिका का अध्ययन किया है। ब्रिटेन में संसदीय कार्यपालिका है और संसदीय कार्यपालिका में नाम मात्र का और वास्तविक प्रधान अलग अलग होते हैं तथा कार्यांग और विधिनांग का समन्वय होता है। अमेरिका में अध्यक्षीय कार्यपालिका है। अध्यक्षीय कार्यपालिका में मुख्यतः एक ही कार्यपालक होता है तथा सिद्धांत में शक्तियों का पृथक्करण होता है, परंतु व्यवहार में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाकर शासन तंत्र को सुचारू रूप दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार की कार्यपालिका भी होती है जिसमें कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति विशेष में निहित न होकर एक संपूर्ण सभा में समाहित होती है। उनके समस्त सदस्य संयुक्त रूप से कार्यांग के कार्य संपादित करते हैं। सिद्धांत की दृष्टि से यह समिति विधायिका का ही एक अंग होती है। कार्यपालिका का इसमें पृथक अस्तित्व होता ही नहीं है। यदि कोई राज्य अध्यक्ष होता भी है तो केवल नाम मात्र का। यह पद्धति संसदीय और अध्यक्षीय प्रणालियों से भी प्राचीन है। इसी कारण इसे रूढ़िवादी बहुल या कोलेजियल कार्यपालिका के विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड में ऐसी बहुल कार्यपालिका है। स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका को संघीय सरकार कहते हैं। इसकी अद्भुत विशेषताओं के बारे में बताते हुए ब्राइस ने कहा है कि किसी अन्य देश में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के स्थान पर एक परिषद में निहित नहीं की गई। किसी भी स्वतंत्र देश की कार्यपालिका को दलगत राजनीति से इतनी दूरी नहीं रखा गया जितना कि स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार को। यह सरकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तरह मंत्रिपरिषद नहीं है, क्योंकि यह विधानमंडल का नेतृत्व नहीं करती है, न उसके द्वारा आपदस्थ की जा सकती है। साथ ही ये अमेरिका तथा उसका अनुसरण करने वाले अन्य अध्यक्षीय शासनों के समान विधानमंडल से स्वतंत्र भी नहीं है। यद्यपि इसमें दोनों पद्धतियों के लक्षणों का समावेश है, परंतु दलगत स्वभाव से वंचित रहने के कारण यह दोनों से ही पूर्णतः भिन्न है। यह दल के बाहर रहती है। इसका निर्वाचन दलीय कार्यक्रम के क्रियान्वयीकरण हेतु नहीं होता। यह दलीय नीति का निर्धारण नहीं करती, परंतु इतने पर भी दल का कुछ न कुछ रंग इस पर अवश्य चढ़ जाता है। स्विट्ज़रलैंड की के संविधान द्वारा जो कार्यपालिका स्थापित की गई है उसकी 2 प्रमुख विशेषता हैं, जिसमें पहली है बहुल कार्यपालिका, दूसरी है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक पालिकाओं का श्रेष्ठतम गुणों का समन्वय। 1848 के लागू संविधान में स्विस कार्यपालिका को संघीय परिषद का नाम दिया गया था, जबकि नए संविधान में कार्यपालिका को संघीय सरकार का नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं संघीय सरकार के संगठन की। स्विस संघीय सरकार स्विस कार्यपालिका है। नए संविधान के अनुच्छेद 175 में संघीय सरकार के गठन तथा कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। संघीय सरकार के सदस्यों की संख्या 7 है। इनका चुनाव संघीय संसद के दोनों सदन एक संयुक्त बैठक में करते हैं। संघीय सरकार का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। इसे इस अवधि से पूर्व हटाया नहीं जा सकता। यदि 4 वर्ष से पूर्व कोई स्थान खाली हो तो उसको संघीय संसद अपने अगले अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करके भर देती है। वहाँ ये परंपरा है कि संघीय सरकार के साधु सदस्यों में प्राय सभी दलों के प्रतिनिधि आ जाते हैं और ऐसा नहीं होता है कि सब सदस्य एक ही दल के हो जाए। संघीय सरकार में अधिक से अधिक कैंटनों को
प्रतिनिधित्व देने के लिए ये निश्चित किया गया है कि उनमें एक कैंटन से एक से अधिक सदस्य निर्वाचित ना हो। निर्वाचन विधि के संबंध में एक प्रतिबंध कानून द्वारा आरोपित किया गया है। रक्त संबंध तथा वैवाहिक संबंध के आधार पर निकटतम संबंधी सरकार के सदस्य नहीं हो सकते। ऐसा प्रावधान होने का कारण किया गया है क्योंकि सरकार में भाई भतीजावाद के बीच उत्पन्न न हो और उसे निहित स्वार्थों और गुटबंदी से दूर रखा जाए। अब हम बात करते हैं योग्यताओं की। कोई भी व्यक्ति जो प्रतिनिधि सदन का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। व्यवहार में वे ही व्यक्ति संघीय सरकार के सदस्य चुने जाते हैं जो प्रतिनिधि सदन के सदस्य हैं। संघीय सरकार के सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें प्रतिनिधि सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। संघीय सरकार का कोई भी सदस्य किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संघीय सरकार में चुने जाने के लिए प्रत्याशी को विनम्र तथा सेवाभावी होना पड़ता है। अब हम बात करते हैं संघीय सरकार के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की। नए संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार संघीय सरकार के सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। प्रतिवर्ष इनका निर्वाचन संघीय संसद स्वयं करती है। दोनों ही पदों पर व्यक्ति दोबारा चुना जा सकता है, पर उसका चुनाव लगातार 2 बार नहीं हो सकता। अब यह परंपरा बन गई है कि सरकार का सबसे वरिष्ठ सदस्य ही अध्यक्ष बनता है। यह भी परंपरा बन गई है कि इस वर्ष का उपाध्यक्ष अगले वर्ष का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा। संघीय सरकार के अध्यक्ष को स्विस राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया जाता है। सुविधा स्तर व अधिकार की दृष्टि से अध्यक्ष के पद पर कोई विशिष्ट महत्व नहीं है। सरकार का अध्यक्ष उन 7 व्यक्तियों में से होता है जो सब दृष्टियों से समान शक्तिशाली है। अध्यक्ष पद के अधिकारी का कोई विशिष्ट महत्व नहीं है, इसलिए वहाँ व्यवस्था है कि अध्यक्ष पद बारी बारी से सरकार के सब सदस्यों को प्राप्त होता है। सरकार के अन्य सदस्यों के निर्णय को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। उसका वास्तविक कार्य केवल इतना ही है कि संघीय सरकार की बैठकों की अध्यक्षता करे, संघ राज्य का प्रतिनिधित्व करे, देश विदेश में औपचारिक कृत्यों का संपादन करे, सरकार के कार्यों का निरीक्षण व संचालन करे, ग्रंथि पड़ जाने पर निर्णायक मत दे। स्विस संघीय सरकार के अध्यक्ष को विधेयक पर वीटो यानी निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है तथा सरकार के अन्य सदस्यों की तरह वह प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष होता है। उसके कोई विशेषाधिकार नहीं होते। वह केवल औपचारिक अवसरों पर नाम मात्र का राज्याध्यक्ष होता है। उसे महत्वहीन राष्ट्रपति कहा जाता है। अध्यक्ष का वेतन भी अन्य सदस्यों के समान ही रहता है। अब हम बात करेंगे संघीय सरकार के विभागों के वितरण की। तो संघीय सरकार के 7 विभाग होते हैं: वैदेशिक मामले, न्याय और पुलिस, गृह सेना, वित्त, उद्योग व कृषि, डाक तथा रेलवे। प्रत्येक सदस्य एक विभाग का अध्यक्ष होता है। आरंभ में वैदेशिक विभाग सरकार के अध्यक्ष के पास होता था, परंतु यह पद्धति बदल गई क्योंकि अध्यक्ष के बदलने से प्रतिवर्ष यह विभाग भी अलग व्यक्ति के पास चला जाता था। अब इस विभाग को किसी भी सदस्य के पास निरंतर कई वर्षों तक बना रहने दिया जाता है। संघीय सरकार का प्रत्येक सदस्य अपने विभाग का स्वतंत्रतापूर्वक प्रबंध करता है और महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ही करता है, जबकि संविधान संघीय सरकार को एक निकाय के रूप में देखता है। अनुच्छेद 177 में कहा गया है कि संघीय सरकार अपने समस्त निर्णय एक सामूहिक निकाय यानी कलेक्टिव बॉडी के रूप में लेगी। संघीय सरकार की बैठकें नियमित रूप से होती है। इन बैठकों में सरकार का अध्यक्ष ही सभापतित्व करता है। इसकी गणपूर्ति 4 है, लेकिन सदस्य अनुपस्थित कम ही रहते हैं। यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसे लिखित कारण बताना पड़ता है। सरकार की सहायता के लिए सचिवालय है। सचिवालय का प्रधान चांसलर होता है। अनुच्छेद 179 में कहा गया है कि संघीय चांसलरी सरकार का सामान्य स्टाफ है जो संघीय चांसलर के निर्देशन में कार्य करेगा। अब हम बात करेंगे संघीय सरकार के कार्य और शक्तियों की। संघीय
स्विस संघीय सरकार के अधिकार और शक्तियाँ मौलिक है, जिन्हें वह प्रत्यक्ष रूप से संविधान से प्राप्त करती है। वह किसी संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व नहीं करती। स्विस संविधान के अनुच्छेद 180 से 187 में संघीय सरकार के अधिकारों और कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार से है। पहला है अधिशासकीय और प्रशासनिक कार्य। अनुच्छेद 174 के अनुसार स्विस संघीय सरकार स्विस राजमंडल की उच्चतम कार्यपालिका सत्ता है। जिसे जो कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त है वह है अनुच्छेद 177 के अनुसार प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष के रूप में संघीय सरकार के सदस्य प्रशासन का संचालन करेंगे। अनुच्छेद 178 के अनुसार संघीय सरकार संघीय प्रशासन का संचालन करेगी और संघीय प्रशासन विभागों में विभक्त होगा। अनुच्छेद 180 के अनुसार संघीय सरकार सरकारी नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निर्धारित करेगी। यह सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी तथा उनमें समन्वय स्थापित करेगी। अनुच्छेद 184 के अनुसार संघीय सरकार स्विट्जरलैंड के हितों की दृष्टि में रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन करेगी। यह विदेशों में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करेगी। यह विदेशों से संधियाँ करेगी तथा उन्हें स्वीकृति के लिए संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। अनुच्छेद 185 के अनुसार बाह्य आक्रमण से स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता एवं तटस्थता की रक्षा करना तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी संघीय सरकार का दायित्व है। संघीय सेना पर संघीय सरकार का नियंत्रण रखा गया है। यदि संघीय संसद की बैठक न हो रही हो और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यावश्यक हो तो संघीय सरकार स्वयं अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकती है। लेकिन यदि 3 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए 4000 से अधिक सैनिकों का प्रयोग करना है तो संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अनुच्छेद 187 के तहत संघीय सरकार को जो कार्य सौंपे गए हैं वो इस प्रकार से है। पहला, यह संघीय प्रशासन का निरीक्षण करेगी। दूसरा, यह संघीय संसद को अपनी गतिविधियों की अनवरत सूचना देती रहेगी। तीसरा, यह वे सभी नियुक्तियां करेगी जो अन्य सत्ताओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। संघीय सरकार इन कृत्यों और शक्तियों के अतिरिक्त विदेशी अतिथियों का स्वागत, विदेशी राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करना जैसे औपचारिक कार्य भी करती है। कार्यपालिका संबंधी कार्यों के संबंध में संघीय सरकार एक वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवर्ष व्यवस्थापिका के सम्मुख प्रस्तुत करती है। व्यवस्थापिका में सरकार के कार्यों पर विचार विमर्श होता है, आलोचना होती है, परंतु स्विस विधायिका सरकार को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अपदस्थ नहीं कर सकती। दूसरा, विधि निर्माण संबंधी कार्य। संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार संघीय सरकार को यह अधिकार है कि वह कानूनों के विधेयक संघीय संसद में प्रस्तुत करें। लगभग समस्त कानूनों के विधेयक संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक भी पहले सरकार के पास सुधार व सुझावों के लिए भेजे जाते हैं और उसके बाद ही उस पर स्विस विधायिका विचार करती है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश जारी करने तथा प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने का भी अधिकार संघीय सरकार को है। अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति के विषय में स्विस संघीय सरकार की स्थिति अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, परंतु वे व्यवस्थापिका की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। वे संघीय संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकते हैं और भाषण दे सकते हैं, वाद विवाद में भाग ले सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर देकर विधानमंडल की शंका का समाधान भी कर सकते हैं। संघीय संसद के सदस्य न होने के कारण वे मतदान में भाग नहीं ले सकते। वे संघीय संसद के सहायक हैं जो उसकी इच्छा का उल्लंघन
नहीं कर सकते। कैंटनों के विधि निर्माण के संबंध में भी संघीय सरकार को जो शक्तियाँ प्राप्त है, कैंटनों के लिए आवश्यक है कि वे अपने कानूनों तथा अध्यादेशों पर संघीय सरकार की स्वीकृति कराएं। संघीय सरकार कार्यपालिका के साथ साथ व्यवस्थापिका संबंधी कार्य भी करती है। तीसरा जो कार्य है वह है वित्तीय कार्य। अनुच्छेद 183 के अनुसार सरकार संघीय बजट को तैयार करती है। सरकार ही संघीय बजट को संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। यह स्विस राष्ट्रमंडल के वित्तीय प्रशासन को चलाती है। यह संघीय सरकार के खर्च और आमदनी का हिसाब संघीय संसद को देती है। यह राजस्व तथा अन्य करों को इकट्ठा करती है। यह संघीय सरकार के सारे खर्च की देखभाल करती है, जिसकी स्वीकृति संघीय संसद ने दी हुई होती है। चौथा है राष्ट्रमंडल और कैंटनों के मध्य संबंधों का संचालन। नए संविधान के अनुच्छेद 186 के तहत संघीय सरकार राष्ट्रमंडल और कैंटनों के मध्य संबंधों का संचालन करेगी तथा कैंटनों के साथ सामंजस्य बनाएगी। वह कैंटनों द्वारा निर्मित उन विधियों को स्वीकृति देगी जिनका संबंध संघीय कानूनों के क्रियान्वयन से है। वह संघीय विधि, कैंटनों के संविधान, अंतर्राष्ट्रीय संधि आदि के क्रियान्वयन एवं पालनार्थ आवश्यक कदम उठाएगी। न्यायिक कार्य है अगला। संघीय सरकार की कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। पहले भी संघीय परिषद ही संवैधानिक कानूनों से संबंधित प्रश्नों के बारे में उठने वाले विवादों का निर्णय करती है, किंतु काफ़ी वर्ष पूर्व ये कार्य संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आ गया है। पहले ये परिषद संघ के मुख्य प्रशासनिक न्यायालय का भी कार्य करती थी, किंतु इस क्षेत्र में अब संघीय सरकार का अधिकार क्षेत्र सीमित रह गया है। सन 1914 के संवैधानिक संशोधन द्वारा इसकी काफ़ी शक्तियाँ कम कर दी गई है, लेकिन अब भी कई महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है, जिसमें पहला है कैंटनों द्वारा आपस में किए गए समझौते अथवा कैंटनों और पड़ोसी राज्यों के बीच किए गए समझौतों को कि यह इस दृष्टि से परीक्षा करती है कि वे संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। यह संघीय सरकार के विभिन्न विभागों के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी सुनती है। यह संघीय रेलवे प्रशासन के निर्णयों के विरुद्ध प्राइवेट व्यक्तियों की अपीलें सुनती है। यदि कैंटनों में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव हो तो यह कैंटनों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकती है। यह कैंटनों की व्यापार संबंधी संधियों के आधार पर होने वाले झगड़े, व्यवसाय तथा निवास संबंधी प्रश्नों की अपील सुन सकती है। अब आएंगी संकटकालीन शक्तियाँ या कार्य। स्विस संविधान में भारतीय संविधान की भांति कार्यपालिका की संकटकालीन शक्तियों की भी कोई चर्चा नहीं है, परंतु प्राय संकट के समय व्यवहार में स्विस व्यवस्थापिका संघीय सरकार को पूर्ण अधिकार सौंप देती है। नए संविधान के अनुच्छेद 185 में प्रावधान है कि देश की स्वतंत्रता एवं बाह्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संघीय सरकार आवश्यक कार्यवाही कर सकती है। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कदम उठा सकती है। अत्यावश्यक परिस्थितियों में कार्यवाही करने के लिए यह सेना का प्रयोग कर सकती है। तो बच्चों, ये है संघीय सरकार की शक्तियाँ व कार्य। अगले वीडियो में हम संघीय सरकार व संघीय संसद के संबंधों व संघीय सरकार की विलक्षणता और अन्य देशों के साथ संघीय सरकार का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे। धन्यवाद।